दोस्तों, आज की कहानी एशिया के दो सबसे पावरफुल देश यानी इंडिया और चाइना के बीच हुए एकमात्र युद्ध के नाम। इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 में एस्टेब्लिश्ड हुए और इसके बाद से लगातार इन रिलेशंस में उतार चढ़ाव चलता रहा। 1962 में हुआ साइनो इंडियन वॉर दोनों देशों के बीच जन्मी खटास की वो जड़ है जो आज तक इन दोनों देशों के फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करता है। ये बात आज विश्व विख्यात है कि इंडिया ने कभी किसी भी नेशन पर वॉर की पहल नहीं की है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा ही अपने राइट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी है। साइनो इंडियन वॉर भी एक ऐसी ही लड़ाई की दास्तान है। इसलिए आज की इस कहानी में हम 1962 में हुए साइनो इंडियन वॉर के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिर ये वॉर क्यों हुआ और क्या थे इसके आउटकम्स। शुरू करते हैं। दोस्तों, साइनो इंडिया वॉर 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के बीच लड़ा गया। वॉर का मेन कारण था बाउंड्री डिस्प्यूट। दरअसल चाइना इंडिया के दो रीजन पर अपनी सोवेरेनिटी क्लेम कर रहा था। ये दो रीजन्स थे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन तिब्बतन प्लेटो का साउथ वर्ड एक्सटेंशन है। हाई माउंटेन्स का यह हिस्सा लद्दाख का पार्ट है और इंडिया ने कड़े शब्दों में चाइना के सामने इस बात को साफ किया कि यह हमारी टेरिटोरी का इंटीरियर हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ इस रीजन को चाइना सिनजियांग का पार्ट मानता था। इस रीजन में चाइना ने तिब्बत और सिनजियांग को जोड़ने के लिए 1956 से 57 में एक रोड का कंस्ट्रक्शन भी किया और यह कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगरिंग पॉइंट बना। दोस्तों, बाउंड्री को लेकर चल रहा यह डिसआर्गुमेंट कोई नई बात नहीं थी। इसके रूट्स मिड्स 19th सेंचुरी में जब इंडिया के ब्रिटिश राज और चाइना के चिंग डायनेस्टी ने अपनी बाउंड्रीज को कभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रेडिशनल बाउंड्री को माना जिसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 1846 तक सिर्फ काराकोरम पास और पेंगोंग लेक के सेक्शन में बाउंड्री को डिफाइन किया गया था, बाकी रीजन्स में नहीं। खैर, 1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने जॉनसन लाइन को बाउंड्री माना। इस सर्वे में अक्साई चीन के थर्ड पार्ट को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। चाइनीज अथॉरिटी का दावा है कि ब्रिटेन ने इस बाउंड्री को डिफाइन करने से पहले चाइनीज ऑफिशियल्स को कंसल्ट नहीं किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय चिनजियांग रीजन चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया द्वारा चाइना को कंसल्ट न करना एक हद तक लॉजिकल भी था। लेकिन चीजें जब बदली, जब जल्द ही यानी 1878 में चाइना ने फिर से चिनजियांग को कैप्चर कर लिया। अब चाइना ने ग्रेजुअली इस रीजन में फॉरवर्ड पुश करना शुरू कर दिया और 1892 में काराकोरम पास में बाउंड्री को सेट कर दिया, यानी अब उन्होंने अक्साई चीन को सिनजियांग का पार्ट बना दिया। इसके बाद 1899 में ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से एक नए बॉर्डर का प्रपोजल दिया जिसका नाम था मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। यह बाउंड्री काराकोरम माउंटेन से होकर गुजरती थी, जिसके तहत अक्साई चीन का एक बड़ा पार्ट इंडिया के हिस्से में आया। लेकिन जब यह प्रपोजल चाइना को भेजा गया तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और कुछ समय के लिए इस लाइन को सेटल मान लिया गया। दोस्तों, ब्रिटेन और चाइना अलग अलग लाइन्स को बाउंड्रीज मानती रहीं और दोनों ही इस रीजन के लिए खास कंसल्ट नहीं थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह रीजन एक कोल्ड डेजर्ट था जहां सेटलमेंट काफी कम थे और इसे सिर्फ एक सीजनल ट्रेडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एक इवेंट्स होते रहे। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट इशू था 1911 में चिंग डायनेस्टी का डाउनफॉल, जिसके बाद वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 1 में एंगेज होने वाला था। इस बीच एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच शिमला में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने बिना चाइना को शामिल किए तिब्बत के साथ बायलैटरल तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश की। ध्यान रहे कि इस समय तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था और फिर से चाइना को शामिल न करना लॉजिकल सेंड करता है। खैर, इस एग्रीमेंट के बाद बनाई गई बाउंड्री को मैकमोहन लाइन बोला गया। चाइना ने इस लाइन को रिजेक्ट किया क्योंकि उनका कहना था कि तिब्बतन गवर्नमेंट एक सोवरनेट गवर्नमेंट नहीं है और इसीलिए उनको यह ट्रीटी करने का अधिकार ही नहीं था। समय बीतता गया और 1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली, लेकिन अक्साई चीन का इशू फिर भी अनरिजॉल्व ही बना हुआ था और इसी के चलते 1962 में वॉर की नौबत आ गई। दोस्तों, 1949 में चाइना में सिविल वॉर का अंत हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नई चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो फैमिली रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके बाद 1950s में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इस साल चाइना ने तिब्बत का इन्वेजन किया और उसको एनेक्स कर लिया। इंडिया चाइना के इस इन्वेजन से खुश नहीं था और इसके प्रोटेस्ट में इंडिया ने तिब्बत के ऊपर नेगोशिएशन करने के लिए लेटर भी भेजा। जल्द ही चाइना ने अक्साई चीन के पास भी अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। दोस्तों, इंडिया ने चाइना के साथ वॉर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था
क्योंकि हमारी पॉलिसी अभी भी फ्रेंडली रिलेशन की ही थी। 1954 में चाइना और इंडिया ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस या पंचशील की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत इंडिया ने तिब्बत में चाइना के रूल को एक्सेप्ट किया। यही वो समय था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही 1956 में चिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए चाइना ने अक्साई चिन रीजन से होते हुए रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। खैर, दोनों कंट्रीज के बीच सुधरते रिश्तों को एक बड़ा झटका 1955 में लगा, जब तिब्बत के लीडर दलाई लामा को एक और चाइनीज इन्वेजन से बचाने के लिए तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उन्हें इंडिया में शरण दी। इंडिया के द्वारा दलाई लामा को दिया गया ये ट्रीटमेंट चाइना लीडर माओ जेडोंग को पसंद नहीं आया और वो इंडिया को तिब्बत में एक थ्रेट के रूप में देखने लगे। कहते हैं कि ये इंसिडेंट वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट में से एक था। फिर सितंबर 1959 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया, जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेपा और अक्साई चिन दोनों को चाइनीज टेरिटरी की तरह दर्शाया गया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने चाइना की इस हरकत को कड़े शब्दों में निंदा की और एक बार फिर साफ किया कि ये दोनों ही टेरिटरीज इंडिया का इंटरनल पार्ट है और चाइना का इन पर कोई भी क्लेम लीगल नहीं कहा जा सकता। नेहरू की यह स्ट्रिक्ट पोजीशन चाइना को एक थ्रेट की तरह दिखाई देने लगी। इंडिया लगातार चाइना को अक्साई चिन से विड्रॉ करने के लिए कहता रहा और इसी के चलते दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ते चले गए। 1960 में नेहरू और चाइनीज लीडर जाओ एनलाओ के बीच मीटिंग्स हुई, जो कि डिस्प्यूट खत्म करने में नाकाम साबित हुई। इसी तरह लगातार कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री एक्शन चलते रहे और फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने बिना किसी वार्निंग के इंडिया पर अटैक कर दिया और यहां से वॉर की शुरुआत हुई। दोस्तों, चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इंडिया पर 2 फ्रंट से अटैक किया। पहला अटैक अक्साई चिन के चिपचैप वैली में हुआ, जिसे हम वेस्टर्न थिएटर बोल सकते हैं, और दूसरा अटैक अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किया गया था। ये था ईस्टर्न थिएटर। आपको बता दें कि ईस्टर्न थिएटर मैकमोहन लाइन के अक्रॉस था। इसके अलावा कुछ इंसिडेंट सिक्किम के नाथुला पास में भी हुए। उस समय सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टर स्टेट था, यानी इंडिपेंडेंट किंगडम था, जिसको इंडिया से प्रोटेक्शन मिला था। इंडिया चाइना के अटैक को एंटिसिपेट करने में असफल रहा था, जिसके चलते इंडियन आर्मी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। इसीलिए लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर्स ने 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। चाइनीज फोर्सेस ने दोनों ही फ्रंटेज में इंडियन ट्रूप्स को पुश कर दिया था। वेस्टर्न सेक्टर में चाइना ने रिजोंग लाओ को कैप्चर कर लिया। ये पास ईस्टर्न लद्दाख की इंडियन टेरिटरी में एलएसी में लोकेटेड है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी से इंडियन ट्रूप्स ने विड्रॉ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न थिएटर में चाइना ने तवांग को कैप्चर कर लिया। 24 अक्टूबर तक पीएलए इंडियन टेरिटरी में लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी। इसके बाद वॉर कुछ दिन तक रुका, क्योंकि चाइनीज लीडर माओ ने नेहरू से नेगोशिएशन करना शुरू किया। जाओ ने नेहरू को एक लेटर लिखा, जिसमें 4 डिमांड रखी गई, जो कि इस प्रकार थी। पहला, बाउंड्री का फिर से सेटलमेंट हो। दूसरा, दोनों साइड डिसएंगेज्ड हो और एलएसी से 20 किलोमीटर तक विड्रॉ कर लें। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चाइना विड्रॉ करने के लिए तैयार था। आखिर ये कि अक्साई चिन में कैप्चर किया हुआ हिस्सा चाइना के हाथ में ही रहने दिया जाए। नेहरू ने इन 4 डिमांड्स का रिप्लाई 27 अक्टूबर को दिया और एक बार फिर से फ्रेंडली रिलेशन का सजेशन दिया और साथ ही 8 सितंबर 1962 से पहले की बाउंड्रीज पर रिटर्न होने को कहा। यानी नेहरू ने जाओ के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसके चलते 14 नवंबर को फिर से वॉर रिज्यूम हुआ। 19 नवंबर तक चाइना अपनी क्लेम हुई सभी लाइंस तक पहुंच गया और 21 नवंबर को चाइना ने एक यूनिलैटरल सीज फायर का अनाउंस कर दिया। वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने अपने बॉर्डर सिक्योर करने के ऑब्जेक्टिव को हासिल किया, यानी अक्साई चिन अब चाइना के डेफेक्टो कंट्रोल में था। अक्साई चिन की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाइना के हाथ में आ गई, जो कि आज तक दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट बनी हुई है। वॉर के बाद इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अबेंडन कर दिया। दोस्तों, ये पॉलिसी 1961 की बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस की गई थी। मिड 1961 में चाइनीज ट्रूप्स ने इंडिया टेरिटरीज में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए इंडियन डिफेंस ने चाइनीज ट्रूप्स की सप्लाई को कट ऑफ करना शुरू किया, ताकि वो वापस चाइनीज टेरिटरीज में लौट जाएं। इस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी बोला गया। खैर, वॉर के बाद सीज फायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेब्लिश की गई और आज तक इंडिया और चाइना की फोर्सेस इस लाइन के अक्रॉस तैनात हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये वॉर खत्म हुआ, जिसमें चाइना ने इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि चाइना इंडिया को हराने में सफल रहा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इंडिया की हार के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि इंडिया चाइना से कॉर्डियल रिलेशन और हेल्थी डिप्लोमेसी मेंटेन करना चाहता था, जिसके चलते इंडिया ने वॉर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और इसी कारण मिलिट्री के सिर्फ 2 डिवीजन्स को कॉन्फ्लिक्ट जोन में तैनात किया था। दूसरा रीजन था चाइना का सडन अटैक, जिसके चलते इंडियन आर्मी प्रिपेयर नहीं थी और सिर्फ 20,000 इंडियन सोल्जर्स ने 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। तीसरा रीजन ये था
कि इंडिया को किसी भी वेस्टर्न पावर जैसे यूएसए, यूके एटसेट्रा की हेल्प नहीं मिली थी। वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हार का वो आखिरी कारण बने जिसने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। और इस तरह दोस्तों 1962 इंडिया चाइना वॉर की कहानी का अंत हो जाता है। डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सिर्फ डिप्लोमेसी से नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी जरूरत है। यानी सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस प्रिपरेशन नेसेसरी रिक्वायर्ड है। वॉर सिर्फ वेपन्स और एनिमेशन से नहीं लड़े जा सकती। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी लड़ाई के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी गवर्नमेंट को मिलिट्री में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग फॉरेन अलायंस बनाने की जरूरत थी, जिसके चलते फ्यूचर में होने वाले बैटल्स में वो आइसोलेटेड ना रहे। दोस्तों, इस वॉर में डिफीट के बाद इंडिया ने सभी शॉर्ट कमिंग पर एग्रेसिवली काम किया और आज इंडियन आर्मी दुनिया की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक है, जो हमारे लिए गर्व की बात है।